मैं मानता हूँ कि आप 90 मीटर लगाना मतलब बड़ी बात नहीं है। वो मेंटेन करके रखना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े थ्रो को मेंटेन करना आसान है। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। पर मेरा फोकस भी रहता है लास्ट तक कि मुझे अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देनी ही है। जी। तो वही माइंड में रहता है। पर वही है कि सभी थ्रोअर्स का अपना अलग सिस्टम होता है और सभी पुश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लियर ही मैं कई जगह पे ऐसे जीतता हूँ, कई जगह कुछ सेंटीमीटर से, या काफी क्लोज कंपटीशन रहता है। पर हाँ, ये जरूर होता है कि मुझे हमेशा ही रहता है कि हाँ मैं अपने पर्सनल बेस्ट के आसपास या उसके 1-2 मीटर के अंदर बार लगा दूंगा। तो वो चीज मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ। नीरज भाई, अगला सवाल है फ्रॉम आशिन। वो पूछता है कि आपने जैसे बताया कि जावलिन इज अ वेरी हाई रिस्क इंजरी स्पोर्ट, मतलब इसमें इंजरी का काफी रहता है। येस्टरडे ऑल्सो मतलब आपका वो एक्सप्लोसिविटी शायद वो नहीं थी, क्योंकि आप भी अपने बॉडी को थोड़ा आराम से आप compete कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में आपने फिर भी 285 मीटर्स आपने कंसिस्टेंटली लगाया है, जो मतलब बहुत ही काबिल तारीफ है। तो उस सिचुएशन में, इतने डिमांडिंग स्केड्यूल में, आप अपने आप को कैसे एक्सेस करते हो कि मतलब किस सिचुएशन में कैसे अपने आप बॉडी को पुश करना है? और मतलब कभी कभी जैसे कोई इंस्टेंस में फर्स्ट और सेकंड थ्रो अच्छी भी नहीं जाती, तो उसमें आप कैसे अपने आप को रीएक्सेस करते हो, और कैसे आप वापस आप मतलब रिटर्न थ्रो करते हो आप फिर? नहीं, बिल्कुल। आज तो पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरे पहले 3 थ्रो तक मेरा 80 मीटर कुछ ही था। जी। मतलब कल ज्यूरिख में जी। एक बार तो मेरा माइंड में ये भी हो गया था कि कहीं यार, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि शायद 8 ही कॉम्पिटिटर्स हैं। फिर मैंने देखा जाके वहां पे 3 थ्रो के बाद तो 10 थे। तो मुझे तो ये भी डर हो गया था कि कहीं मैं बेस्ट 8 से ना बाहर हो जाऊं, क्योंकि 80 मीटर क्या बता कोई सभी लगा दें। तो वही माइंड में आया था। फिर मैंने थोड़ा सा 4 थ्रो में और उसके बाद फिर पुश किया कि नहीं यार, थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा ध्यान से चल रहा था कि धीरे धीरे अपने आप को, बॉडी को समझ के और फिर पुश करना है। तो बिल्कुल 4 थ्रो में फिर मुझे हुआ कि नहीं, थोड़ा पुश करना है, ऐसे नहीं चलेगा काम। पर वही है कि मुझे लगता है कि कई बार, जैसे कि पहले बताया था, कि कुछ कंपटीशंस ऐसे नहीं होते कि हमको हमेशा ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वेबर ने भी, याकूब ने, इन्होंने हम्म। ऐसे हम्म। बिल्कुल 100% पुश नहीं किया। और ये चीज मैं सीख रहा हूँ इन एथलीट्स से, बाहर वालों से, कि ये हम्म। इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं। क्योंकि कई बार सिर्फ मेडल जीतना ही नहीं, खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगता है खेल के। हम सभी साथ में थे, खेल रहे थे, और काफी क्लोज कंपटीशन था। पहले वेबर फर्स्ट था, फिर याकूब ने थ्रो किया, फिर मैंने किया। मैंने वेबर के थ्रो को क्रॉस किया। तो हमारी ऐसी फनी बात हो रही थी आपस में। वेबर बोल रहा था कि तूने फिर मुझसे आगे थ्रो फेंक दिया। तो ये कंपटीशन के अंदर की बात है कि हम ऐसे हंस के एक दूसरे से वो आपस में वो बातें शेयर कर रहे थे। लास्ट थ्रो में फिर जब काफी क्लोज था अ, याकूब के थ्रो के, तो वो भी काफी ऐसे बोल रहा था कि चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहेगा। तो मतलब वो चीज भी, वो कन्वर्सेशन कई बार जरूरी है। वो कंपटीशन को एंजॉय बिल्कुल। करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना, वो जरूरी है। और बिल्कुल। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वहां पे हम पुश कर रहे थे कि नहीं यहाँ पे, उसमें तो खुद बॉडी ये बोलती है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, चाहे चोट लग रही है, कुछ भी लग रही है, वहां पे तो 100% जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ जगह पे हमको समझना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे ठीक ठीक खेल सकते हैं, क्योंकि इतने क्लोज, इतने कम टाइम में हमेशा 100% परफॉर्म करना काफी मुश्किल होता है। आप देखोगे सभी एथलीट्स का ही थोड़ा सा डाउन रहा। ऐसा नहीं है कि सब ने बहुत बढ़िया किया। तो थोड़ा सा वो मुश्किल है थोड़ा मेंटेन करना। अच्छा नीरज भाई, विल जस्ट टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। आपके भी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स है, तो मैं जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। नीरज भाई, ये अगला सवाल ये है कि इज इट डिफिकल्ट टू पीक ट्वाइस इन बिटवीन 3-4 डेज टाइम? मतलब इवन इफ यू आर फिट, कि मतलब 3-4 दिन में वही पीकनेस या उसको बेटर करना, मतलब हाउ डिफिकल्ट और इजी इज इट? एंड व्हाट इज द आइडियल वे आप अपने कैलेंडर को अप्रोच करो, मतलब एक एथलीट के लिए? कैलेंडर। जैसे मतलब एक जैसे स्केड्यूल रहता है, कैलेंडर है आपका, तो जी। उसमें आप आइडली कैसे अप्रोच करते हो कि कौन सा कंपटीशन खेलना है, नहीं खेलना है? और मतलब दो कॉम्पिटिशन्स के बीच में पीक करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहता है? जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स था, अभी आप ज्यूरिख गए, तो पीक करना, या इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट, मतलब अगर आप अच्छे नहीं, फॉर्म में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में भी है, फिर भी
ऐसा कम इतना इतना हाई प्रेशर वाला और इतना बड़ा कंपटीशन खेल के फिर 2-3 दिन बाद फिर किसी कंपटीशन में पीक करना, वो काफी मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल, बड़े कंपटीशन में जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वहां पे लग रहा था क्वालिफिकेशन राउंड की थ्रो देख के, मेरी सीजन बेस्ट थी इस बार की, तो मुझे लग रहा था कि हाँ काफी इजी थ्रो थी। पर वही है कि फाइनल में थोड़ा सा और माइंड पे और ज्यादा लोड होता है, थोड़ा प्रेशर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे कई बार हम टेक्निकली चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर सिर्फ जोर लगाने पे लग जाते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पे, टेक्निक को कंट्रोल करना, वो चीज़ वही असली चैलेंज होता है। तो वो कई बार हो जाता है, कई बार हम अपना जोर लगा के खींच के उस कंपटीशन को फिर अपना डिस्टेंस निकालते हैं। तो मुश्किल तो है, ऐसे ऐसे बड़े कंपटीशन के बाद बिल्कुल उसके 2-3 दिन बाद पीक करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि ट्रैवल भी होता है, थकावट होती है, ठीक से रिकवरी नहीं होती। उस दिन कंपटीशन के दिन रात को काफ़ी लेट सोते हैं, उधर से टाइम लग जाता है आने में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सेम नहीं हो पाती जैसा कि हम नॉर्मल ट्रेनिंग उसमें करते हैं। जी। और कंपटीशन कैलेंडर हम सेलेक्ट करते हैं पहले ही, मतलब वो कंपटीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अ, वो उसके बीच में थोड़ा सा तो गैप रखते हैं। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि एटलीस्ट 1-2 वीक का गैप तो हो बीच में कंपटीशन जी। के, ताकि अच्छे से रिकवर हो सके और अपने ट्रेनिंग में वापस जाके फिर से थोड़ा रिकवर करके आ सके। और वही है कि इस बार मैंने वही डिसीजन लिया कि हाँ थोड़ा, क्योंकि इस बार मैं पिछली बार भी कम खेला हूँ, दोहा और लौजान में ही खेला था, तो कि कोई बात नहीं है, अभी खेल लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं कंपटीशन नहीं खेल पाता। तो ऐसे मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि हाँ कहीं पे मेरी एंट्री है, जो कि जैसे ज्यूरिक में एंट्री थी, तो वो अच्छा नहीं है मेरे लिए भी और ऑर्गेनाइजर्स को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता कि पहले एंट्री है और फिर मना कर दो। तो वो थोड़ा सा, काफी एथलीट्स ने मना किया ज्यूरिक के लिए, पर मेरे मन में वही था कि नहीं यार, ये भी एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि कैसा रहता है ट्रैवल के बाद और कैसी क्या बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है। वही जैसे ही कहा था कि हमेशा हर बार पोजीशन और पुश करने के लिए नहीं, कई बार कंपटीशन इंजॉय के लिए और आपस में एक दूसरे को अंदर मोटिवेट करने के लिए, वो भी अच्छा लगता है। कल याकूब के लिए मुझे अच्छा लगा कि काफी बढ़िया क्लोज कंपटीशन था। और नीरज भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि जहां आप जाते हैं वो सबसे बड़ा क्राउड पुलर भी बन जाता है, क्राउड आप ही को देखने आता है। अच्छा नीरज नहीं, भाई, काफी मैं इंडियन, सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि काफी इंडियन लोग हैं जो अभी, जैसे बुडापेस्ट में था वहां पे भी, और यहाँ ज्यूरिक में भी ऐसे काफी इंडियन फ्लैग देखने को मिलते हैं पूरे जी। स्टेडियम में। तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा ही खुशी होती है कि यार कैसे, अ, बिल्कुल हमारे वहां पे बोलते हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके देखो कि कैसे कितने लोग, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडल सेरेमनी हो रही थी तो बहुत ज्यादा इंडियन लोग वहां पे थे। तो बिल्कुल वो चीज देख के कि कैसे एथलेटिक्स की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, तो वो मजा ही आ गया देख, मतलब बहुत खुशी थी। बिल्कुल नीरज भाई। नीरज भाई, आखिरी दो सवाल। नीरज भाई, अभी आप यूजीन डायमंड लीग में पार्ट लोगे जस्ट बिफोर द एशियन गेम्स। सो आपको लगता है एशियन गेम्स के पहले आपको एनफ टाइम मिल जाएगा प्रेपरेशन के लिए, सिंस आप यूजीन भी जा रहे हो फाइनल खेलने डायमंड लीग का? टाइम तो मतलब है नहीं इतना, सच बताऊं तो, पर यह है कि थोड़ा सा प्रिपेयर तो रखना पड़ेगा खुद को। मेन चैलेंज सबसे बड़ा ट्रैवल का और वो टाइम का है, जी। क्योंकि टाइम का काफी डिफरेंस होता है दोनों जगह पे। तो वो थोड़ा मेन थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, पर कोशिश वही रहेगी कि थोड़ा बैक टू ट्रेनिंग जाके अपने आप को सही से मेंटेन कर लें। और दोनों ही कंपटीशन जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब एशियन गेम, डायमंड लीग में और ज्यादा वर्ल्ड वाइड मतलब और ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा जोर लगाना है। और बिल्कुल एशियन गेम्स साल का लास्ट कंपटीशन होगा, वहां पे भी पूरा अच्छे से खेलेंगे। तो टाइम तो वही है कि इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा रिकवरी का, खाने पीने का और ट्रेनिंग का पूरा एक अच्छे से प्लान बना के, अब कोच के साथ और टीम के साथ, तो फिर उसके हिसाब से ही हम उस पर चलेंगे। ठीक है नीरज भाई। नीरज भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। नीरज भाई, पहले तो मतलब जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि द एंटायर कंट्री इज सो सो प्राउड ऑफ यू। आपकी जो विक्ट्री है वो बहुत ही रिमार्केबल है। और बेसिकली वो पूछ रही है कि आपकी क्या बातचीत हमारे पैरा एथलीट्स के साथ भी होती है, जो वो मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी आपको गर्व है? जैसे बिल्कुल नीरज हो बिल्कुल। गए, नीरज यादव, सिमरन, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप। तो उनके साथ आप क्या डिस्कशन करते हो, और उनके अचीवमेंट्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है अभी पैरा एथलीट्स के लिए भी।
तो नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट और टॉप्स बिल्कुल ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और पैरा एथलीट्स के लिए भी। और मैं बिल्कुल अच्छा लगता है। अब सुमित ने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और संदीप भी अच्छा कर रहा है। संदीप का थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसे टाइम पे या तो उसकी इंजरी हो जाती है, या फिर वहां पे ठीक नहीं हो पाता। तो मेरी लगभग बात होती रहती है काफी लोगों से, संदीप और सुमित से तो होती रहती है, क्योंकि मैं इनको काफी पहले से जानता हूँ। सुंदर से भी हो जाती कभी कभी। और नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, और अच्छा कर रहे हैं। और खासकर देखोगे आप, पैरा में भी जेवलिन का एक अलग ही लेवल बना रखा है इन्होंने। और अच्छा तो लगता है देख के कि हाँ, एथलेटिक्स में तो कर ही रहे हैं, लेकिन जेवलिन में भी और अच्छा कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे भी नॉर्मल और अपने पैरा एथलीट्स भी बिल्कुल दोनों ही जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। और इनको देख के और भी लोग मोटिवेट होते हैं कि ऐसे चैलेंजेस के बाद भी जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी मोटिवेट करते हैं लोगों को काफी। तो ना केवल एथलेटिक्स, अवनी कितना अच्छा कर रही है, तो वो भी एक हम्म। अपने आप में बहुत बड़ी बात है।